हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, 2023 बोर्ड एग्जाम वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के कहने पे मैं 2022 का पेपर का सलूशन कराने लगा हूं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान का जो पेपर हुआ था, सेट पहला 824 बी के कोड है उसका, ठीक है, उसका मैं पूरा का पूरा सलूशन कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, 5000 लाइक का टारगेट हमने रखा है इस पे, 5000 लाइक का, क्योंकि पूरा का पूरा मैं सलूशन कराने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन का जैसे पेपर बन के आया था, सेम पूरा का पूरा हम सलूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोड कौन सा है याद कर लो, 824 बी के। ठीक है, देखिए, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का जो पेपर था, तो उसका 824 बीके में पहला सेट आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे। तो पहले आप लोगों का खंड क स्टार्ट होगा, और खंड क में आप लोगों का पहले भौतिक विज्ञान रहेगा। पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान में पहला प्रश्न आप लोगों का पहले का क, जो कि बहुविकल्पीय है, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अंक भी निर्धारित कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो पहला प्रश्न है वो कितने अंक का है? 1 अंक का है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर मुझसे पहले ही आप दीजिए। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, 0 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, कि अनंत पर, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए, पहले बता रहा हूं कि इस तरह आप लोगों को मारना नहीं है। ये नहीं कि देखा तुरंत आंसर मार देना, इसको लगाना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा तभी आप कर पाओगे। कैसे, देखते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, मतलब कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दिया है, यह बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब u का वैल्यू दिया है कि u जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, और सबको मालूम है u तो हमेशा माइनस में होता है, तो ये तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे -20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सबको मालूम है u हमेशा माइनस में होता है। पूछ रहा है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आराम से हम लोग लगाएंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v। ठीक है, और प्लस के 1/u। इस फॉर्मूले से हम लोग आराम से भी निकाल देंगे। तो 1/f का वैल्यू कितना है? 20 बराबर 1/v। v का वैल्यू कितना है हमें निकालना है, और प्लस 1/u का वैल्यू तो दिया है -20 दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 1/20 और बराबर 1/v। माइनस गुणा प्लस में होगा तो -1 के क्या हो जाएगा? 20। इसके बाद हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, -1/20 इधर आएगा तो प्लस के 1/20 हो जाएगा, और बराबर इधर बच गया आपका 1/v बच गया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 20। 20 में 20 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, गुणा एक में करोगे तो एक ही होगा। फिर 20 में 20 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक को गुणा एक में करोगे तो एक ही होगा। बराबर 1 के क्या हो गया? v। एक एक कितना हो जाएगा? 2 कितना? 20 बराबर 1/v। तो हमें v का वैल्यू निकालना है, तो v को हमने ऊपर कर दिया तो 20 भी ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो देखिए दिया है 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल दिया होगा। अब v का वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा उसका वो होगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आंसर भी लिख के लेके आया हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। तो देखिए, रटना थोड़ी है हम लोगों को, हम लोग तो क्वेश्चन का पूरा मेथड जानते हैं, हम लोग मेथड लगाए हैं, उसका आंसर निकाल दिए हैं। ये रटना नहीं है क्वेश्चन। अगर अंक चेंज कर देगा तब क्या करेंगे, तो आप लोग उसी तरह लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहले का क था, यह पहले का क। अब हम देखेंगे पहले का यहाँ पे ख। पहले का ख देखिए क्या है, कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन होता है किन रंगों का? लाल रंग में, पीले रंग में, हरे रंग में, बैगनी रंग में। तो ये तो आप लोगों को रट्टा होना चाहिए कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे ज्यादा विचलन होता है तो बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का, और सबसे कम लाल रंग का होता है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पे? बैगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, सबसे कम लाल रंग का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह प्रश्न आप लोगों का था पहले का ख।
पहले का क और ख हो गया। अब हम लोग देखेंगे पहले का ग। ठीक है, और एक चीज बता देता हूँ लोगों को, ये भी प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न आप लोगों का 1 अंक का ही है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखते हैं पहले का ग। तो यहाँ पे देखिए आ गया है आप लोगों के सामने पहले का ग वाला प्रश्न। अच्छे तरीके से बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो देखिए प्रश्न यह है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। ठीक है, देखिए ये भी आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी आप लोगों का 1 अंक का ही है। ठीक है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा दूसरा, क्योंकि विद्युत जनित्र में जो रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, मैं दिखा देता हूँ, मैं आंसर लिख के लेके आऊँ। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, नोट कर लीजिए। ये भी 1 अंक का प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, हमको लगाना है। कह रहा है यहाँ पे कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, हमें V का वैल्यू दिया है, V का वैल्यू दिया है हमको कितना 220 वोल्ट दिया है, और P का वैल्यू हमको पावर का वैल्यू दिया है 100 वाट दिया है, 100 वाट दिया है। ठीक है, और R का वैल्यू पूछा है। एक फॉर्मूला होता है कि P बराबर V स्क्वायर बटे के R। यहाँ से हम आराम से प्रतिरोध निकाल देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे R बराबर V स्क्वायर बटे के क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। R बराबर यहाँ से हो जाएगा V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मतलब 220 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 220, और बटे में हो जाएगा P मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, आपका मिल गया R बराबर 22 गुणे 22। ठीक है, अब 22 गुणे 22 मतलब होता है 484 ओम। तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा 484 ओम। देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में, जरूर दिया होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 484, दूसरा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, मैं लिख के लेके आऊँ। तो आंसर हो जाएगा दूसरा 484 ओम। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा जो कि 2-2 नंबर का है। प्रश्न हमसे दूसरा पूछा है, दूसरे का क। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है कि अवतल दर्पण का कोई 2 उपयोग पूछता है। तो अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, मोटर कार, रेल इंजन इत्यादि में किया जाता है। बस इतना लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 ही उपयोग पूछा है हमसे, दाढ़ी बनाने में, मोटर रेल इंजन बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों का दूसरा का क था। अब दूसरा का हम लोग ख देखने वाले हैं। तो देखिए दूसरा का ख हमसे पूछा है यहाँ पे कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तथा इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर आप लोगों का मिल गया। भैया दीर्घ दृष्टि दोष में जो होता है, पास की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कंफर्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दूसरे का ग देखेंगे। देखिए दूसरा के ग हमसे पूछा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है उसका किरण आरेख खींचे। देखिए हमने किरण आरेख खींचा है। कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रहती है, F1 और O के बीच। ठीक है, F1 और O के बीच जब वस्तु को खड़ा करते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु को हमने खड़ा किया, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ले गया, तो यहाँ से F2 से होकर गई, और एक हमने O से गया तो उधर निकल गई। तो आगे तो मिल नहीं रहा है, पीछे हम लोग देखा तो पीछे यहाँ पे मिल रही है, जो कि बहुत बड़ा बन रही है प्रतिबिंब का। ठीक है, बस यही फिगर बना देना है, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 4-4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। चलिए देखिए तीसरे का क, तीसरे का यहाँ पे क, ये भी आप लोगों का 4 नंबर का है। तीसरे का क में 2 प्रश्न दिया है, एक अथवा करके, कि दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर दो, या तो ये कर दो या तो ये कर दो, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के, लेकिन हालांकि हमने दोनों बताऊंगा आप लोगों को। एग्जाम में तो एक ही करना है, लेकिन यहाँ दोनों बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पूरा डिटेल में सोल्यूशन करा रहा हूँ। क्या है प्रश्न कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को 24 वोल्ट की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब 24 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए।
अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को 24 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को हम बोलते हैं 1/Rp। 1/Rp बराबर क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध। तो 1/Rp बराबर होता है 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, क्योंकि तीन ही प्रतिरोध है, और रहता तो और हम इसी तरह जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो हो जाएगा 1/Rp बराबर 1/R1। R1 की वैल्यू कितना है? 2, प्लस 1/R2 की वैल्यू 3 ओम, प्लस 1/R3 की वैल्यू 4 ओम दिया है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 12। तो ये हो जाएगा 2 छके 12, 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ हो जाएगा 1/Rp बराबर। ठीक है, अब इसे हल करेंगे आगे, तो हो जाएगा आपका 1/Rp बराबर 6 4 10 और 10 दिन कितना हो जाएगा आपका? 13। 13 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आरपी निकालें तो आरपी को ऊपर करेंगे तो आरपी बराबर हो जाएगा 12/13 ओम। ये आप लोगों का तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, जब तुल्य प्रतिरोध आ गया और V का वैल्यू आपको दिया है कि कितना वोल्ट बैटरी से, तो V बराबर 24 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, 24 वोल्ट का बैटरी है, तो V का वैल्यू दिया है। हमसे पूछा क्या था? तो देख लीजिए, प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। हमसे पूछा है कि इस बैटरी में संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना, मतलब I का वैल्यू हमसे पूछा है। किसका? I। तो यहाँ पे लिखेंगे संयोजन, हेडिंग डालेंगे संयोजन प्रवाहित की धारा, संयोजन प्रवाहित की धारा मतलब I धारा। ठीक है, किसके बराबर? I बराबर। तो सबको मालूम है कि I बराबर क्या होता है? V/R होता है, ओम के नियम से, क्योंकि ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो यहाँ से I निकालेंगे तो V/R ही तो होगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V का वैल्यू कितना दिया है? 24, और R का वैल्यू कितना आया है? 12/13। तो हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हल करेंगे तो I बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24, यह 13 वहां पे ऊपर गुणा हो जाएगा, और यह 12 तो नीचे ही रहेगा। तो 12 दूनी के 24, 2 बार गया। अब यहाँ से I बराबर कितना आ जाएगा? 13 दूनी के 26, 26 एम्पियर। ठीक है, 26 एम्पियर हमारे पास धारा आ गया, और यह इसका राइट आंसर। इसी प्रकार आपको लगाना है। और 4 नंबर देखिए मिल गया आप लोगों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। जहां पे भी कुछ भी समझ नहीं आएगा तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हमने क्लियर कर लिया। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अथवा वाला। अब हम लोग चौथा का अथवा देखेंगे। चलिए देखिए, इसको देखते हैं अथवा वाला। ठीक है, कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न बहुत ही छोटा प्रश्न है। क्या है? सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको पहले हम लोग नोट करेंगे, क्या क्या दिया है। 4 ओम प्रतिरोधक से, मतलब R बराबर हमको दिया है 4 ओम। ठीक है, प्रति सेकेंड मतलब T बराबर हमको दिया है 1 सेकेंड दिया है। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा का मतलब H, हीट। तो H बराबर दिया है 100 जूल ऊष्मा। कह रहा है कि प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर बताइए, V का वैल्यू बताइए। ठीक है, सबको मालूम है कि फार्मूला होता है H बराबर फार्मूला होता है V² बटे R और इंटू में T होता है। फार्मूला आप लोगों को याद होगा, सेम इसी फार्मूला से आप लोगों को तुरंत निकल जाएगा। तो H का वैल्यू तो हमको दिया है 100 बराबर V² का वैल्यू कितना है हमें निकालना है, और गुणे T का वैल्यू कितना दिया है 1 सेकेंड, और बटे में R का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे R का वैल्यू 4 दिया है। ठीक है, तो देखिए ये 4 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा होकर 400 बन जाएगा। 400 बराबर हो जाएगा V² को गुणा 1 में करेंगे तो ये V² ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर V का वैल्यू निकालूं तो यह वर्ग इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? वर्गमूल में। तो यह 400 वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से V का वैल्यू निकाल तो V बराबर क्या हो जाएगा? 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20 आ जाएगा। तो 20 वोल्ट, विभवांतर क्या आ जाएगा? 20 वोल्ट। देख रहे हैं कितना छोटा सा प्रश्न है, और 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करके जाने, पूरा पूरा सोल्यूशन अगर मैं सारे पेपर्स करा दूंगा तो आप इतना कंफर्म रखिए कि आप लोगों का नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये भी प्रश्न हमने करा दिया। ठीक है,
तो यह प्रश्न क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यह आप लोगों का तीसरे का क का अथवा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे का क था, अब तीसरे का हम लोग ख देखने वाले हैं। देखिए तीसरे का ख यहाँ पे स्टार्ट होता है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो चीज पूछा है। पहला, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तब जाके सवाल दिया है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यदि दर्पण के आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये चौथा, ये आप लोगों का तीसरे का ख है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर। यहाँ पे देखिए ये तीसरा है ना, यहाँ पे काट देता हूँ, ये तीसरे का ख है, तो यहाँ पे उत्तर तीसरे का ख। पहले तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई आपतन कोण है और कोण आर परावर्तन कोण है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होता है, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर, जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो उस समय कोण आई कोण आर के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो प्रकाश के परावर्तन का नियम रहा, ठीक है। अब सवाल इसमें लगाना है आगे। इसी में सवाल बोला है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, ठीक है। तो देखिए u का वैल्यू हमको दे दिया है, u का वैल्यू हमको आगे दे दिया है। तो u बराबर कितना सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो u तो हमेशा माइनस में रहेगा, तो -10 सेंटीमीटर हमें वस्तु की दूरी दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है पढ़ेंगे। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनना है उसका वैल्यू प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो v का वैल्यू हमको दिया है, v का वैल्यू दिया हमको प्लस के 20 सेंटीमीटर, प्लस के 20 सेंटीमीटर, आभासी प्लस को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब बोला है हमसे क्या है यहाँ पे, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब आर का वैल्यू पूछा है हमसे, यहाँ पे वैल्यू हमको पूछा है आर का, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर का वैल्यू हमसे पूछा है, सिंपल कैलकुलेट कर देंगे। आर का वैल्यू कब निकलेगा, क्योंकि आर का फॉर्मूला आता है आर बराबर होता है 2f। तो अगर मैं f निकाल दूं तो r ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप लोगों का दर्पण सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम लोग क्या निकाल देंगे, यहाँ से f निकल जाएगा तो r ऑटोमेटिक निकल जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/के v और प्लस के 1/के u, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा 1/के f, हमको तो f निकालना है, बराबर 1/के v कितना दिया है 20 और प्लस 1/का u दिया है -10 दे रखा है। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/के f बराबर 1/के 20, अब माइनस गुणा प्लस में होगा तो -1/के कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/के f बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 20 से 20 कैंसिल, एक बार गया, एक गुणा एक में करोगे तो एक ही आएगा। -10 दूनी के 20, दो बार गया, दो को गुणा एक में करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/के f बराबर, ऊपर बच जाएगा -1/के 20, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे f निकालना तो f ऊपर तो 20 भी ऊपर, मतलब -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर आ गया आप लोगों का फोकस दूरी आ गया। तो फोकस दूरी आ गया तो त्रिज्या निकल जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं, इसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं r बराबर होता है 2f होता है, तो यहाँ से r निकल जाएगा। r बराबर हो जाएगा 2 गुणे f का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से -20 आ गया, तो r बराबर हो जाएगा 40, माइनस के 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस क्यों दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस मतलब आप समझ रहे हो कि हमें क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी त्रिज्या होती है वो इस साइड होती है, इसलिए माइनस में आता है, ठीक है। चलिए तो आंसर कितना आ गया, r बराबर -40 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का सोल्यूशन रहा और 4 नंबर आप लोगों को मिल गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें भी आप लोगों का 4 नंबर कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसमें भी अथवा करके दिया है, ठीक है, कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए और आपतन कोण तथा विचलन कोण को चित्र में दिखाइए। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका फिगर बनाएंगे।
ठीक है कि एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, आपतन कोण भी दर्शाना है, विचलन कोण भी। तो देखिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम सेट करके आया हूँ कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले आप चित्र बना लो यहाँ से अच्छे तरीके से, जैसे चित्र, यहाँ प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का अपवर्तित हो रही है, फिर यहाँ बाहर निकल जा रही है निर्गत किरण, ठीक है। तो पहले आप फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद देखो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ एक एक पॉइंट कि पीई, ये पी और ये ई, ये कौन सी है, आपतित किरण है। इसके बाद ई और यहाँ पे एफ, ये जो जा रही है किरण, ये आप लोगों का अपवर्तित किरण है, देखिए अपवर्तित किरण। इसके बाद एफ और एस जो है वह निर्गत किरण है, जो बाहर निकल रही है। और ये जो कोड ए है ऊपर आप देख रहे हो, ये कोड ए, ये आप लोगों का प्रिज्म कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोड आई जो बन रहा है, यहाँ पे आपतित किरण और ये आपका अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई है, उसको आपतन कोण बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो कोण बन रहा है आर, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। और यहाँ पे जो कोण ई बन रहा है इसको बोलेंगे निर्गत कोण। और कोण डी जो है आपका विचलन कोण, ठीक है। तो हमें आपतित किरण, अरे हमें आपतन कोण आई और विचलन कोण डी भी हमको दर्शाने के लिए बोला था, तो सब कुछ इसमें हमने दर्शा रखा है, ठीक है। पूरा का पूरा हमने रखा दर्शा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा भी चाहोगे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख के लेके आया हूँ कि कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं और ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। बस इतना पॉइंट अगर आप नोट करते हो, 4 नंबर पूरा का पूरा एग्जामिनर आप लोगों को देगा और इसका सोल्यूशन आप लोग नोट कर लो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। तीसरे का ख का हमने अथवा भी यहाँ पे करा दिया आप लोगों को। प्रश्न नोट करके सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा तुरंत कॉपी में जाके, ठीक है। यहाँ से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, सारा प्रश्न मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, यह जो प्रश्न है ये 7-7 नंबर के लिए आते हैं। इसके बाद फिजिक्स वाला पोर्शन खत्म, इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए और इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न है, तो ये प्रश्न बड़ा है और बड़ा आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सोल्यूशन, विद्युत मोटर। देखिए 7 नंबर के लिए प्रश्न है तो आपको बड़ा लिखना ही पड़ेगा। चित्र पहले आप लोग बना लीजिएगा, ये आप लोगों का चित्र में बनाया हूं, आराम से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम आराम से बनाइएगा। ये आप लोगों का चित्र है। इसके बाद हेडिंग डालोगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में हेडिंग डालने के बाद देखिए पॉइंट बना के मैं लिखा हूं ताकि आप लोगों को सरल शब्दों में याद हो जाए। क्या है, यह एक ऐसी गणना युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है, विद्युत मोटर में। इसके बाद संरचना हेडिंग डालोगे, संरचना में लिखोगे यहाँ पे कि विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार एबीसीडी होती है, ठीक है। ए बी सी डी एक आयताकार संरचना होती है, ठीक है, विद्युत मोटर में देख पा रहे हो। इसके बाद है दूसरा पॉइंट कि यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि लंबवत भुजाएं ए बी तथा सी बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हों। कह रहा है कि यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। देखिए यह चुंबकीय क्षेत्र है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इसके दो मतलब चुंबकीय क्षेत्रों के बीच यह स्थित आप लोगों का है, ठीक है। तो जैसे मैं लिखा हूं सेम उसी प्रकार आप लोगों के यहाँ दूसरा पॉइंट नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 7 नंबर का है तो बड़ा तो लिखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट के बाद देखिए तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, मैं पॉइंट बना के लेकर आया हूं ताकि आप आसानी से याद कर पाओगे। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों पी तथा क्यू से संयोजित होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा दूरी से जुड़ी होती है। पी तथा क्यू के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रूसो यक्स तथा वाई से स्पर्श करते हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे यक्स तथा वाई से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो चित्र पहले बना लेंगे, इसके बाद तब ये लिखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो चित्र पहले आप लोग बना लेना, चित्र बनाने के बाद पॉइंट लिखना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसके बाद आप सिद्धांत डालोगे, क्या डालोगे, सिद्धांत नहीं, एक पॉइंट और छूटा है कि कार्बन ब्रूस यक्स तथा वाई इसके पश्चात किसी धारा स्रोत व कुंजी आदि से जुड़े होते हैं। अब जाके आप डालोगे यहाँ पे सिद्धांत, ठीक है। और सिद्धांत में लिखोगे कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही विद्युत कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक बल का अनुभव करती है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जा सकती है। ये आप सिद्धांत में लिखोगे,
ठीक है। इसके बाद तब क्रिया विधि लिखोगे कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, क्रिया विधि में पहला पॉइंट लिखोगे कि विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रूस यक्स से होते हुए कुंडली एबीसीडी में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रूस वाई से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे कि भुजा ए बी में विद्युत धारा की दिशा ए से बी की ओर है तथा भुजा सी डी में सी से डी की ओर है। इसके बाद लिखोगे अगला पॉइंट कि फ्लेमिंग के वामाहस्त का नियम लगाने पर हम यह पाते हैं कि भुजा ए बी पर बल की दिशा नीचे की ओर है तथा भुजा सी डी पर बल की दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आप लिखोगे, देखो 7 नंबर का है ना, पूरा फुल डिटेल में आपको लिखवाना पड़ेगा वहां पे। अगला पॉइंट है कि बल की दिशा में कुंडली आधा घूर्णन वामावर्त दिशा में पूर्ण करती है। इसके बाद क्यू का स्पर्श ब्रूस यक्स से वह पी का स्पर्श वाई से होता है जिससे कुंडली में धारा की दिशा उलट जाती है, मतलब डीसीबीए हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे इस कारण भुजा ए बी जिस पर पहले बल नीचे की दिशा में लगता था अब ऊपर की दिशा में लगता है, वह भुजा सी डी पर अब बल की दिशा नीचे की ओर है। फिर अगला पॉइंट लिखोगे अतः कुंडली तथा धुरी तथा उसी दिशा में आधा घूर्णन और पूरा कर लेती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमिक होने का क्रम दोहराया रहता है, मतलब दोहराता रहता है जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर क्या होता है, घूर्णन होता रहता है। ठीक है, इसके बाद अगली पॉइंट आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे द्विक परिवर्तक। द्विक परिवर्तक क्या होता है, तो देखिए द्विक परिवर्तक वह युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है। ठीक है, उसको बदलती रहती है, द्विक परिवर्तक कहलाती है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करती है। विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है वो द्विक परिवर्तक का कार्य करती रहती है। ठीक है, इसके बाद विद्युत मोटर का उपयोग देखिए विद्युत पंखों में किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है, विद्युत श्रमिकों में, वॉशिंग मशीनों में, कंप्यूटरों में, MP3 प्लेयरों में आदि में किया जाता है। लास्ट हेडिंग है कि आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, तो वह नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर कहलाते हैं। ठीक है, ये आर्मेचर कहलाता है। तो हमने पूरा सोल्यूशन आप लोगों को विद्युत मोटर का बता दिया, एक एक लाइन हमने जल्दी जल्दी पढ़ा है। आपको बस सिर्फ फिगर बना के जैसे जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया है, पॉइंट लिखा उस तरह पॉइंट आप लिख के इसके बाद तब याद करना आप लोग। ठीक है, चलिए इसका भी हमने सोल्यूशन करा दिया और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला है चौथा का अथवा, जैसे चौथा का विद्युत मोटर वाला था, अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो ये क्वेश्चन कर लो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, दो समीप स्थित कुंडलियां की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए। 7 नंबर के दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है, दोनों अगर आप तैयार कर लेते हो 100% मेरी गारंटी है 2023 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। लास्ट में यही पूछता है, विद्युत मोटर वाला या तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला। तो आपको सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे लिखेंगे इसका भी उत्तर देख लो। ये भी 7 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा ही होगा, आप नोट करो। देखिए उत्तर चौथा का अथवा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पहले आप हेडिंग डालोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हेडिंग डालोगे, लिखोगे जब किसी बंद विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस क्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद हेडिंग डालना है कि दो समीप स्थित कुंडलियों की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया भी हमसे पूछा था। आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे चित्र के अनुसार। अब चित्र कहाँ है, तो चित्र आपको बनाना पड़ेगा। मैं पहले चित्र दिखा देता हूँ। देखिए ये चित्र है, ये चित्र आप जब बना लोगे तो इसी के बारे में बात कही गई है पूरा। ठीक है, चित्र बना लेना। इसके बाद लिखा है कि चित्र के अनुसार दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप रखी गई हैं। देखिए ये पहला कुंडली है, दूसरा कुंडली है, दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप रखी गई हैं। कह रहा कुंडली एक को जिसमें फेरों की संख्या अधिक है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अधिक फेरा है इसमें, इससे तो अधिक ही फेरा है। ठीक है, फिर कह रहा है श्रेणी क्रम में बैटरी तथा प्लग कुंजी से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और दूसरी कुंडली 2 को चित्र के अनुसार एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हूं मैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, उससे जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे ही कुंजी को प्लग में लगाया जाता है तो वह गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर, ठीक है, सुई तुरंत ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर उसी गति से शीघ्र वापस शून्य पर आ जाती है, इस तरह घूमकर।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके बाद वाला पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, यहाँ तक रहने दीजिए। इसके बाद तब आप ये उतारोगे कि यह कुंडली मतलब दो में क्षणिक बहुत धारा उत्पन्न होना सूचित करता है, और जब कुंडली एक को बैटरी से वियोजित किया जाता है तब कुंडली दो में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किंतु इसकी दिशा पहले के विपरीत होती है। अब जैसे ही कुंडली एक में विद्युत धारा नियत होती है, तब कुंडली दो से संयोजित गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चित्र बना लेना है, चित्र में लिखना है कि कुंडली एक में विद्युत धारा परिवर्तित करने पर कुंडली दो में विद्युत धारा प्रेरित होती है। कुंडली एक में जब विद्युत धारा आप परिवर्तन करोगे तो कुंडली दो में भी विद्युत धारा प्रेरित होती रहती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया आप लोगों का, ये 7 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, इतना आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों का 4 ही क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स पूछा है। इसके बाद 5वें से आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। आज वीडियो में इस पेपर का जो आप लोगों का पेपर का कोड था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ उस पेपर की कोड को। पेपर का कोड था कि सेट 824 बी के, तो इसका खंड क हमने किया है जो कि भौतिक विज्ञान का था। कल हम लोग खंड ख करेंगे जो कि केमिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, रसायन विज्ञान का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को शेयर कर दो, डेली वीडियोज अपलोड होंगी, आराम से आप लोग इसका सोल्यूशन देखो। एक पॉइंट भी आप लोगों को 2023 बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर पूरा सोल्यूशन कर लेते हो 2022 का। तो वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।